आज हम स्टार्ट करते हैं आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का जो कंसेप्ट है उसमें सबसे पहले स्टडी करेंगे हम आयोनिक बॉन्ड। जैसा इसका नाम है आयोनिक बॉन्ड मींस इसमें जो भी एटम्स इन्वॉल्व होंगे वो आयन के फॉर्म में होंगे। एक आयन होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव। लेकिन आयन का फॉर्मेशन बिफोर बॉन्डिंग आयन का फॉर्मेशन होगा, एक पॉजिटिव आयन होगा। तो पॉजिटिव आयन का कंसेप्ट क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एक एटम अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, रिलीज करेगा, तब वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है और दूसरा एटम उसको गेन करेगा। तो गेन करने के बाद वो एटम नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इस टाइप के बॉन्ड में आयंस इन्वॉल्व होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट मींस इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम को एक या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा। एक जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को, वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा। दूसरा एटम जो उसको गेन करेगा वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा और फिर दोनों का अट्रैक्शन स्टार्ट होगा और अट्रैक्शन के कारण दोनों केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। इसमें एनर्जी चेंज होगी। इस तरह उस बॉन्ड को हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं। सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल Na, सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। Na11 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 1। सोडियम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट वैलेंसी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? सिंगल। ये किससे रिएक्ट हो? सपोज क्लोरीन 17 से। तो क्लोरीन 17 का क्या कंसेप्ट है? इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 7। मींस बॉन्ड फॉर्मेशन में एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। क्यों? कि एटम अनस्टेबल है और एटम अनस्टेबल है तो वो क्या चाहता है? स्टेबिलिटी, और इसी के लिए वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। जैसे सोडियम 281, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और क्लोरीन 287, इसके आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 8 से, और ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो बैक साइड इसका ऑर्बिट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऐसे केस में जब आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये सोडियम का न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन और ये थर्ड ऑर्बिट ये इलेक्ट्रॉन। सोडियम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा। अब किसी एटम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना इतना आसान है क्या कि हमने बोला इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन चल दिया? नहीं। इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियर चार्ज एक्ट होगा। अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का इस पर अप्लाई होगा। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है तो हमको यहां पर एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। जब हम सोडियम को एनर्जी सप्लाई करेंगे तो सोडियम सॉलिड स्टेट से पहले लिक्विड स्टेट में जाएगा, लिक्विड से फिर गैसियस स्टेट में जाएगा। गैसियस स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा और यहां से रिलीज होगा। आपको ये पता है कि जब कोई एटम अपनी गैसियस स्टेट में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमने एनर्जी सप्लाई की एटम को, तो प्रोसेस कौन सा होगा?
एंडोथर्मिक, और ऐसे केस में डेल एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट होती है, मींस हमने सिस्टम को एनर्जी सप्लाई की। तो सोडियम को हमको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो तय उसको आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ, इसका मतलब कि आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम हमारी पहली कंडीशन ये बनती है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो ये मटेरियल है, जो ये एटम है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसकी आईपी की वैल्यू लोअर होना चाहिए। आईपी शुड बी लोअर। इट मींस आईपी किसकी लोअर होगी, आईपी लोअर होने का मीनिंग कि ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लेस एनर्जी से रिलीज हो, एनर्जी कम लगे और इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज हो जाए। तो आईपी की वैल्यू क्या होना चाहिए, लोअर। किसकी, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, मींस पॉजिटिव आयन की। तो वैल्यू ऑफ आईपी ऑफ पॉजिटिव आयन शुड बी लोअर, ये पहली कंडीशन है आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की। अब सोडियम, सोडियम के बारे में आपको पता है कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सोडियम तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, अल्कली मेटल है, और तय अल्कली मेटल की आईपी लोअर होती है, मींस ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। हमने इसको रिएक्ट किससे किया, क्लोरीन से। फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड ये 7, ये क्लोरीन का डायग्राम है। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड 8, थर्ड 7। अब ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ तो इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जो हमने सप्लाई की एनर्जी उसको तो हम आईपी बोलेंगे, क्योंकि गैसियस स्टेट में किसी एलिमेंट से, किसी एटम से हम जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, आईपी। हमने सोडियम को एनर्जी सप्लाई की, उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, ये किधर गया, क्लोरीन के साइड। अब क्लोरीन इसको गेन करेगा, गेन करेगा। क्यों गेन करेगा, क्यों कि क्लोरीन की जो टेंडेंसी है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, मींस ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन कर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना, क्योंकि हर एटम स्टेबिलिटी चाहता। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 8 8 मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, इसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसके आउटर मोस्ट में ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन तो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। क्यों कि जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज हो जाते हैं। सोडियम की बात करो, सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं, 11। जब ये न्यूट्रल स्टेज में था, एलिमेंट्री स्टेज में था, तो इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके, 11, दोनों इक्वल होंगे। यहाँ क्लोरीन में प्रोटॉन कितने होंगे बिफोर टाइम, 17, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17, न्यूट्रल एटम था। अब इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया सोडियम ने, तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10, और प्रोटॉन कितने, 11। मींस सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव आयन में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयन। इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो अब इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए, 18, प्रोटॉन डिक्रीज हो गए, ये क्लोरीन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। अब ये नेगेटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन दोनों में इंट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा पॉजिटिव नेगेटिव आयन का, और ये एक केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन। इस तरह NaCl के मॉलिक्यूल में, ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, NaCl के मॉलिक्यूल में Na पॉजिटिव आयन के फॉर्म में होगा और क्लोराइड नेगेटिव आयन के फॉर्म में होगा, और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। कौन से टाइप का बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें जो भी
कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है उसमें एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो आयोनिक बॉन्ड का ये सिंपल सा एग्जांपल है। अब आयोनिक बॉन्ड की हम कंडीशन पर आते हैं कि आयोनिक बॉन्ड में फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन उसकी टर्म कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन तो हमने क्या देखी कि जो इधर मटेरियल है इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेनली फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप की जो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन को छोड़कर वो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं हेलोजन फैमिली के मेंबर से जो 17 ग्रुप में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो मेटल्स है अल्कली मेटल एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और भी जितने मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं और आसानी से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यहाँ सोडियम का केस लिया हमने, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, मतलब इसका नेचर मेटेलिक होना चाहिए। और दूसरा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होना चाहिए, मींस इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, ये नॉन मेटेलिक नेचर का होगा। इस तरह आयोनिक बॉन्ड की पहली कंडीशन क्या है कि इसका नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो मटेरियल पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा उसकी आईपी की वैल्यू क्या होना चाहिए, लोअर, मतलब वो आसानी से कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहिए। इट मींस सेकंड कंडीशन क्या है, द वैल्यू ऑफ आईपी ऑफ पॉजिटिव आयन शुड बी लोअर। पॉजिटिव आयन की आईपी की वैल्यू लोअर होना चाहिए। अब इस पर आते हैं तीसरी कंडीशन कि नेगेटिव आयन के पास क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। नेगेटिव आयन कैसा होना चाहिए, ये नेगेटिव आयन तो बाद में बना, लेकिन पहले तो न्यूट्रल था ना, मतलब इसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज बोलते हैं। मींस इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हायर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, जल्दी से ये इलेक्ट्रॉन गेन करे। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, रिलीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग प्रोसेस। जब कोई एटम गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है अपने ऑर्बिट में तो न्यूक्लियस वर्क डन करता है, एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नेगेटिव आयन शुड बी हायर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हायर। ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की सेकंड कंडीशन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नेगेटिव आयन शुड बी हायर, मींस उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हायर होना चाहिए, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर सके। तीसरी कंडीशन, जब ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में कंबाइंड होंगे तो इनका बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए। बॉन्डिंग कैसी होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर, मतलब लैटिस एनर्जी शुड बी हायर। लैटिस एनर्जी की वैल्यू हायर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया और लैटिस एनर्जी की वैल्यू हायर नहीं है तो वो फिर से ब्रेक हो जाएगा। तो थर्ड कंडीशन क्या है, लैटिस एनर्जी शुड बी हायर। लैटिस एनर्जी की वैल्यू हायर होना चाहिए, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगली कंडीशन, इन दोनों एलिमेंट के बीच में 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हायर होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होना चाहिए, मोर देन 1.7। ये कंडीशन है। तो कितनी कंडीशन हुई आयोनिक बॉन्ड की, 4 कंडीशन। पहली कंडीशन, आईपी की वैल्यू पॉजिटिव आयन के लिए लोअर होना चाहिए, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। इस नेगेटिव आयन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हायर होना चाहिए, लैटिस एनर्जी की वैल्यू हायर होना चाहिए। और दोनों एलिमेंट आयोनिक बॉन्ड तभी फॉर्म करेंगे जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर हो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है यह हम पीरियोडिक टेबल में स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग होता है बॉन्ड पेयर
बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिटेल स्टडी हम नहीं करेंगे, ये पीरियोडिक टेबल में स्टडी कर चुके हैं। ये आयोनिक बॉन्ड का एक एग्जांपल है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच का कॉम्बिनेशन है, अट्रैक्शन फोर्स है, उसकी टर्म कंडीशन। अब हम आते हैं आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी। आयोनिक बॉन्ड में क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? पहली प्रॉपर्टी, आयोनिक बॉन्ड के जो कंपाउंड है, मतलब जब आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड में जब हम बात करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी, आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होंगे। आयोनिक कंपाउंड क्या होंगे? सॉलिड होंगे, क्योंकि इनका इंटर अट्रैक्शन फोर्स हायर होता है। ये वाटर सॉल्युबल होंगे, वाटर में सॉल्युबल होते हैं आयोनिक कंपाउंड। ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर, क्योंकि इनमें फ्री वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करे, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे? बैड कंडक्टर। सॉलिड फेस में होते हैं क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स हायर है। वाटर सॉल्युबल है। अब जब हम इनको वाटर में सॉल्युबल करते हैं, सॉलिड स्टेट में तो ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या है? बैड कंडक्टर। लेकिन जैसे ही हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे NaCl, ये वाटर में डिसॉल्व किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na+Cl- आयन में कन्वर्ट हो गया। और इस बीकर के अंदर आयन से, और अगर हम इसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप्ट करें तो ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाएगा। इट मींस ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट की। और इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है? जो कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर हो, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। बट वाटर में जैसे ही डिसॉल्व करते हैं तो वो आयन में डिसोसिएट होता है, और आयन के कारण फिर वो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। ये आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड के बाद हम स्टडी करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आज के लिए इतना बहुत। ओके, बाय, सी यू।